हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सोशल पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग आज मैक्स वेबर की सोशल एक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, मैक्स वेबर की सोशल एक्शन को डिटेल में जानेंगे और सोशल एक्शन के क्या क्या टाइप हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मैक्स वेबर जो है ये फाउंडिंग फादर्स में से एक हैं, सोशोलॉजी के संस्थापकों में से एक हैं। ठीक है, जब समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी तो आपको बताया था कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा समाजशास्त्रियों ने जद्दोजहद की। मैक्स वेबर उनमें से एक थे जिन्होंने ये बताने का काम किया कि समाजशास्त्र में हम क्या पढ़ सकते हैं, किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए हमें सोशोलॉजी के अंदर। तो ही उन्होंने बताया कि हमें सोशोलॉजी के अंदर सोशल एक्शन को पढ़ना चाहिए। ठीक है, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का विज्ञान है। उन्होंने कहा सोशोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल एक्शन, मतलब सोशल एक्शन ही है जिसको हम सोशोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। तो सोशल एक्शन के बारे में हम आज डिटेल में आपसे बात करेंगे। सोशल एक्शन के इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैक्स वेबर पहले नहीं थे जिन्होंने सोशल एक्शन के बारे में बात की। इससे पहले भी बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने सामाजिक क्रिया के बारे में बात की है। चलिए अब हम मैक्स वेबर की बात करते हैं। मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन की बात किस किताब में की है अपनी? थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में की है। ठीक है, ये जो किताब है इनकी थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें इन्होंने सोशल एक्शन के बारे में बताया है। वर्स्टहैन के बारे में भी बताया है। वर्स्टहैन वगैरह इनकी जितनी भी थ्योरीज़ हैं मैं सारी आपको बता दूंगी, मतलब डिस्क्राइब कर दूंगी वीडियोस के थ्रू। तो सबका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सोशल एक्शन होता क्या है, सामाजिक क्रिया होता क्या है। देखो, सारे सोशोलॉजिस्ट या ये जो इकोनॉमिस्ट थे इन्होंने अपने अपने तरीके से बताया है। अब हमें जानना है कि मैक्स वेबर ने कैसे बताया है। ठीक है, हमें मैक्स वेबर का ही याद रखना है क्योंकि इनका ही है स्पेशल सोशल एक्शन। ठीक है, ये जो दो आपको स्टेटमेंट लिखे हुए दिख रहे हैं ये इनकी उसी किताब का है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन किताब के अंदर ही इन्होंने बताया है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध इस तरीके से करने का प्रयत्न करता है जिससे सामाजिक क्रिया के कार्य कारण संबंधों तथा इसके परिणामों को समझा जा सके। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ देती हूँ फिर आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। सोशोलॉजी इज़ द साइंस विच अटेम्प्ट्स द interpretive understanding of social action in order thereby to arrive at causal explanation of its course and effects। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक क्रिया का ही विज्ञान है। सोशोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल एक्शन, तो सोशल एक्शन ही इसका सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, और तभी वो कहते हैं कि समाजशास्त्र एक साइंस है जो सामाजिक क्रिया का ही का व्याख्यात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है। मतलब सामाजिक क्रियाओं को ही समझने की कोशिश करता है। कौन? सामाजिक विज्ञान हमारा, सॉरी समाजशास्त्र, हमारा सोशल साइंस। ठीक है, सामाजिक क्रिया के कार्य कारण क्या था, मतलब सामाजिक क्रिया कैसे हुई, उसका क्या कॉज था, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, उसी को समझने के लिए सोशोलॉजी कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। ठीक है, और व्याख्यात्मक बोध के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी। इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग मतलब चीज़ों का मीनिंग समझना। इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग मतलब चीज़ों को सिर्फ जैसे आपका ऑगस्ट कौन था, आपने पढ़ा था, इन्होंने कहा कि चीज़ों को हमें साइंटिफिकली स्टडी करनी चाहिए सोशोलॉजी के अंदर। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, प्रयोग, अवलोकन, फिर वर्गीकरण, 3 स्टेप्स बताए कि पहले हमें क्या करना चाहिए,
एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, देन क्लासिफिकेशन। तो इस तरीके से अगर हम साइंटिफिकली चीज़ों को करते थे तो हमें चीज़ों का जो डीपर मीनिंग है वो नहीं समझ में आता था, क्योंकि समाजशास्त्र के अंदर तो हम जीवित चीज़ों की स्टडी करते हैं, तो उसमें हम साइंटिफिक मेथड्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो तो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जितने भी साइंस के अंदर हम लेबोरेटरीज के अंदर हम इस तरीके के स्टेप्स फॉलो करके हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा, मैक्स वेबर ने, इन्होंने डिफरेंट चीज़ बताई, लोगों से बहुत हट करके ये चीज़ बताई कि हमें चीज़ों को लोग हट करके, मैं अभी बताती हूँ कि क्यों कह रही हूँ। इन्होंने इसे लिखा कि चीज़ों के हमें डीपर मीनिंग तक पहुँचना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक ऐसी चीज़ है कि हमें उसका बिल्कुल साइंटिफिक होकर के, अगर हम बिल्कुल कंप्लीटली साइंटिफिक होकर स्टडी करेंगे तो हम उसकी रियलिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए इन्होंने इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग की बात करी, या इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, दोनों होता है, इंटरप्रेटिव और इंटरप्रेटेटिव दोनों होता है, ठीक है। तो इनका थोड़ा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि सारे जितने देखो इनका लाइफ देखो कब शुरू हुआ और इनका लाइफ स्पैन क्या है, 1864 से 1920। इसी बीच में हमारे यहाँ बहुत सारे रेवोल्यूशंस हो रहे थे, हमारे यहाँ नहीं, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे रेवोल्यूशंस हो रहे थे, जैसे साइंटिफिक रेवोल्यूशन, कमर्शियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इसमें मतलब बात यह है कि समाज में विज्ञान का दबदबा था, लोग जितने भी थे उनमें पुनर्जागरण भी हुआ था उसी टाइम। तो लोग कह रहे थे कि हम बिना विज्ञान की कोई भी बात नहीं मानेंगे, जब तक उसमें वैज्ञानिकता नहीं होगी तब तक हम कोई बात नहीं मानेंगे। तो उस समय कब्ज़ा था समाज पर विज्ञान का, तो इसीलिए सारे ही समाजशास्त्रियों पर ये दबाव था कि वो चीज़ों को लोगों के सामने साइंटिफिकली प्रेजेंट करें। तो उसी बीच में लोग तो ये कह रहे थे ना, जैसे ऑगस्ट कोंत ने कहा कि पॉजिटिविज्म फॉलो करिए, जिसमें 3 स्टेप अभी बताए मैंने जो, तो वो बिल्कुल साइंटिफिक था और वही नेचुरल साइंटिस्ट भी यूज़ करते थे, वही स्टेप्स, है ना, जो फिज़िक्स केमिस्ट्री वाले, बायोलॉजी वाले, तो वो लोग भी वही चीज़ फॉलो करते थे। तो ये थोड़ा हट कर के आए, इन्होंने कहा कि होना चाहिए क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन होनी चाहिए, ठीक है, एक बोध होना चाहिए सामाजिक क्रिया का, व्याख्यात्मक बोध, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा इंडिविजुअल पर भी फोकस किया, इन्होंने ये नहीं कहा कि आप पूरी तरीके से भावनाओं में बह जाइए, इन्होंने कहा कि आप वैल्यू को भी लेकर के चलिए। इन्होंने कहा आप वैल्यू कंप्लीटली वैल्यू न्यूट्रल होकर के, वैल्यू फ्री होकर के काम नहीं कर सकते समाज में। समाज में मूल्य भी होते हैं, तो मूल्यों को शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप चीज़ों की रियलिटी तक पहुँचोगे, ठीक है। डीपर अंडरस्टैंडिंग में आप क्या करते हो, हर एक इंसान जो काम कर रहा है उसके कॉन्टेक्ट्स को समझने की कोशिश कोशिश करते हो। अब जैसे मैं हूँ, कोई काम कर रही हूँ, है ना, तो किस तरीके से कोई काम कर रही हूँ, ये मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, मेरा जो जेंडर है या जो भी है, हर चीज़ किसी ना किसी तरीके से मुझ पे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो आप चीज़ों को बस दूर से देख लोगे, साइंटिफिकली चीज़ों की स्टडी कर दोगे तो बात नहीं बनेगी, आप रियलिटी तक नहीं पहुँचोगे। इसलिए इन्होंने एक नई चीज़ जोड़ी, क्या कि वैल्यू भी होना चाहिए, आप वैल्यूज़ की भी स्टडी करो, बट कम्प्लीटली वैल्यू की नहीं, कम्प्लीटली नॉन साइंटिफिक होने की बात नहीं करी इन्होंने। इन्होंने कहा कि साइंटिफिक भी होना चाहिए और वैल्यू भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि सोशल एक्शन क्या होता है, सामाजिक क्रिया क्या होता है मैक्स वेबर के हिसाब से। ये सब इन्वर्टेड कोट्स में आप लिख सकते हो, जो भी मैंने ऊपर का जो स्टेटमेंट दिखाया और ये वाला, ठीक है। जिन कार्यों को करने में कर्ता की प्रेरणाओं पर दूसरे व्यक्तियों के दृष्टिकोणों और क्रियाओं का प्रभाव पड़ता हो, तथा जो कार्य दूसरे व्यक्तियों को भी प्रभावित करते हो, उन्हीं को सामाजिक क्रिया कहा जाता है, ठीक है। ये होता है सामाजिक क्रिया। डिटेल अभी बताती हूँ आपको। सोशल एक्शन इज़ सच एक्शन एज अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्टिव मीनिंग, है ना, देखो सब्जेक्टिव मीनिंग की बात कर रहे हैं, to the actor or actors, involves the attitude and actions of others and is oriented to them and its course। देखो समझने की कोशिश करो, बहुत ही इजी है, ठीक है। कोई भी इंसान अगर काम करने जा रहा है, एक पर्सन है, ठीक है, ये कोई भी काम सोसाइटी में रह कर के करता है अगर, तो उसको हम किसी भी काम को सोशल एक्शन नहीं कह देंगे। बारिश में चल रहा है ना, सॉरी, चल रहा है कहीं पर और बारिश होने लगी, तो उसने क्या किया, अपना अम्ब्रेला खोल लिया,
तो क्या ये एक्शन तो है, उसने एक एक्शन लिया अपने आप को भीगने से बचाने के लिए, बट दिस इज़ नॉट सोशल एक्शन, है ना? इसने अगर अपनी पलकें झपकाईं, तो क्या वो सोशल एक्शन है? नहीं। एक्टिविटी कह सकते हैं, इन सारी चीज़ों को इंस्टिंक्ट्स कहते हैं। इन सारी चीज़ों को करने से इंसान अपने आप को रोक नहीं पाता, वो उनकी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, ठीक है? जैसे बच्चा है, वो मुस्कुरा रहा है किसी को देख करके, है ना? ऐसे ही मुस्कुरा रहा है, सोते हुए मुस्कुरा रहा है, ऐसे, तो वो सब सोशल एक्शन के अंदर नहीं आता है। तो क्या आता है सोशल एक्शन के अंदर? जैसे ये एक इंसान है, इसने कोई काम किया, ठीक है? कोई भी काम किया, वो अगर इसने किसी दूसरे से प्रभावित होकर के किया है और इसके काम किसी और को प्रभावित कर रहे हैं, तो क्या है? वो सोशल एक्शन है। अब जैसे अ, इसने इसका कोई आइडियल है, मतलब ये जो है ना, ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ये ये ज़िंदा लोगों से भी इसने प्रभावित होकर के हो सकता है किया हो, या हो सकता है किसी सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यूज़ या अपनी ही सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यूज़ से प्रभावित होकर के इसने कोई काम किया हो, है ना? या जैसे मान लीजिए इनके स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इस तरीके के कोई आइडियल हैं, तो उनसे प्रभावित होकर के किया हो, है ना? या कोई एनजीओ है, वहाँ से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ से इसको अच्छे थोड़े वो मिल रहे हैं, ठीक है? मतलब काम करने की प्रेरणाएँ मिल रही हैं, तो वहाँ से इसने प्रभावित होकर के कोई काम किया, ठीक है? तो एक स्टेप बता रही हूँ आपको काम करने का। अभी यहाँ पे क्या काम कर रहा है? मोटिवेशंस, ठीक है? पहले इसको क्या मिल रहा है? मोटिवेशन मिल रहा है। फिर इसने कोई काम किया, अभी सोशल एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, काम कर दिया इसने, किया, उसके बाद वो ही काम जब किसी दूसरे को किसी तरीके से प्रभावित करते हैं, तो वो सोशल एक्शन होता है। किसी को फ़ायदा पहुंचा रहे हों, किसी और को वो काम प्रेरणा दे रहे हों या इस तरीके की चीज़ें, ठीक है? तब वो सोशल एक्शन कहलाएगा। तो बहुत ही ईज़ी सा है, ठीक है? कि सोसाइटी से इसके एक्शंस जुड़े हुए होने चाहिए, है ना? उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। इसके एक्शन का अगर कोई मीनिंग ही नहीं है, इसने पलकें झपका दी, तो क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, ठीक है? इसका एक्शन मीनिंगफुल होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। अर्थपूर्ण क्रिया होनी चाहिए। सीधे सीधे ये शब्द एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में आपका यूज़ होता है, ठीक है? मीनिंगफुल कैसे होगा कि मतलब ये कोई काम कर रहा है, तो ये कम्प्लीटली इसको मालूम है कि ये क्या कर रहा है और उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा, और इसने कोई काम जो भी किया है वो पूरी तरीके से दिमाग लगा करके किया है ना, लॉजिकल वे में किया है, रैशनल वे में वे में किया है। तो पता चल गया ना, बहुत इजी, अगर लैंग्वेज में हम बात करें तो ऐसे बोल सकते हैं। तो क्योंकि इसकी जो क्रिया है वो सोसाइटी से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको बोलते हैं हम कि ये बाह्य क्रिया है ना? सामाजिक क्रिया एक बाह्य क्रिया होती है, ठीक है? सोसाइटी से जुड़ी हुई होती है, मतलब जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में कि कोई अगर इंसान है, उसका हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वो दरवाजे से निकल रहा है, सिर झुका के निकल रहा है, तो वो सोशल एक्शन नहीं है। बट अगर राज दरबार में आता है कोई व्यक्ति और राजा के सम्मान में अगर सिर झुकाता है, तो वो क्या है? सोशल एक्शन है, ठीक है? और एक और चीज़ कि अगर कोई इंसान सोसाइटी से संपर्क में आता है और उसके बाद कोई एक्शन होता है, अब जैसे मैंने बोला कि छाता खोल लिया, तो वो अकेले चल रहा था, उसने छाता खोल लिया, या अकेले बैठा था, उसने पलकें झपका ली, तो वो सोशल एक्शन नहीं हो। बट फिर भी अगर एक इंसान अगर समाज के संपर्क में आने के बाद भी अगर कोई एक्शन करता है और अगर वो मीनिंगफुल नहीं होता है, वो अर्थपूर्ण नहीं होता है, तो भी वो सोशल एक्शन नहीं कहलाएगा। बहुत एक आपका फेमस एग्जाम्पल है कि जैसे दो साइकिल सवार हैं, ठीक है? साइकिलिंग कर रहे थे और आपस में टकरा गए, ठीक है? टकराने के बाद क्या हुआ? उनमें आपस में कहा-सुनी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। तो वो क्या है? एक क्रिया हुई और उसके लिए एक रिस्पॉन्स भी मिला, एक प्रतिक्रिया भी हुई। तो वो सोशल एक्शन होगा। अगर वो दोनों टकराए और ध्यान नहीं दिया और चले गए, है ना? बिना ध्यान दिए, बिना लड़ाई झगड़ा किए सिंपली चले गए, तो वो सोशल एक्शन नहीं होगा। जबकि वो सोसाइटी के संपर्क में आया है ना, 2 लोग आपस में मिले हैं, टकराए भी हैं, फिर भी ये सोशल एक्शन नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि कोई मीनिंग ही नहीं है, सिंपली वो चले गए, है ना? इसके अलावा मैक्स वेबर एक और चीज़ क्लियर करते हैं कि जैसे अगर मान लो
कोई इंसान किसी से प्रेरणा लेकर के कोई काम करता है, ठीक है? जैसे मान लो बहुत सारे लोग सड़क पे चल रहे थे और बारिश होने लगी तो सबने एक-एक करके छाता खोलना शुरू किया, तो इसने भी क्या किया? छाता खोल लिया, है ना? बहुत सारे लोग खोल रहे थे इसलिए इसने भी खोल लिया। या कहीं पर पत्थर पड़ा हुआ था, कोई फ़ॉरेनर आया या कोई भी ऐसा इंसान जिसको नहीं पता है उसके बारे में, उसने देखा कि लोग फूल चढ़ा रहे हैं, उसको अच्छा लगा, तो उसने भी क्या किया, फूल चढ़ाया, अगरबत्ती चढ़ाई। उसको नहीं पता वो कर क्या रहा है, बट उसने ये चीज़ कर दिया। तो ये दोनों ही एक्शन सोशल एक्शन नहीं है। इसके अलावा अगर मान लीजिए यही इंसान क्या कर रहा है, किस अपने ट्रेनर से योगा सीख रहा है, ठीक है? और वो रोज़ सुबह उठ कर के योगा कर रहा है, ट्रेनर से सीख रहा है, तो इसको मालूम है ये कि क्यों कर रहा है योगा, इससे क्या फ़ायदा होगा, तभी तो ट्रेनर रखा है और लोग भी इसको देख रहे हैं कि हाँ, कितना फ़ायदा हो रहा है इसको, कितना फिट दिख रहा है, तो लोग भी प्रभावित होकर के इससे कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो है सोशल एक्शन, ठीक है? सोसाइटी से जुड़ रही है वो चीज़, है ना? तो आई होप कि ये सारी बातें जो सोशल एक्शन के बारे में हैं, ये आपको क्लियर हो गई होंगी, है ना? इसमें प्रेरणाओं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हुँ, प्रेरणाओं का महत्व होता है और ये चीज़ मीनिंगफुल होनी चाहिए, दूसरों को प्रभावित करनी चाहिए। टैलकॉट पार्सन्स ने भी सोशल एक्शन के बारे में बताया है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेरणा को लेकर के चलते हैं। बाकी चीज़ों को वो नेग्लेक्ट करते हैं, है ना? वो कहते हैं कि मतलब थोड़ा साइकोलॉजिकल हो जाता है ना कि अगर हम हर एक व्यक्ति पर ज़्यादा फोकस करने लगें तो चीज़ें साइकोलॉजी की तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है? तो मतलब इन्होंने विरोध किया है, टैलकॉट पार्सन्स ने मैक्स वेबर की इस चीज़ का कि कुछ ज़्यादा ही मीनिंगफुल हो रहे हैं है ना? तो मतलब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रेरणाओं को लिया है। किसने? पार्सन्स ने। चलिए अब हम लोग सोशल एक्शन के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सोशल एक्शन के टाइप्स कौन-कौन से? 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप्स बताए हैं, है ना? इस बुक का नाम याद रखना हमेशा। थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों थ्योरीज़ उन्होंने अपनी किताब में दी हैं, ठीक है? थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। इसका ईयर बताइएगा मुझे कमेंट में। तो इन दोनों सेंटेंसेस को हम लोग देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। क्या लिखा हुआ है? कर्ता द्वारा न केवल एक लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार ही उसके साधनों का भी चुनाव किया जाता है। अपनी मतलब वो जो काम करना है ना उसकी। एक्टर डिटरमाइंस द गोल एंड चूजेस हिज मीन्स प्योरली इन द टर्म्स ऑफ देयर एफिशिएंसी टू अटेन द गोल। सारी चीज़ें समझने से पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर कोई इंसान है, वो कोई काम करने जा रहा है, तो मतलब उसने एक गोल बनाया है, वही उसका काम होगा ना कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो उसका गोल है, ठीक है? तो वो उस काम को करने के लिए कुछ तरीके चूज़ करता है, उसके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, तो वो कुछ कुछ तरीके चूज़ करता है। तो इनको हम क्या कहेंगे कि वो तरीके उस इस गोल तक जाने के साधन होते हैं, मीडियम होते हैं, ठीक है? या मीन्स कह सकते हैं, ठीक है? मतलब लक्ष्य तक पहुँचने के साधन। तो ये चीज़ आप क्लियर रखिए, इसी भाषा में बातें होंगी, ठीक है? तो ये जो आपका रैशनल एक्शन है या जो एक रैशनल एक्शन या तार्किक क्रिया है, तो इसके अंदर ये जो इसके मीडियम है या मीन्स है और ये जो गोल है,
दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए ताकि हम उस तक पहुँच पाएँ, ठीक है? जैसे किसी को बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, एग्ज़ाम में टॉप करना है, तो 2 रास्ते हैं, या तो वो क्या करे, किसी तरीके से जो क्वेश्चन पेपर है उसको उसका जुगाड़ कर ले, या तो बहुत मेहनत करे, दिन-रात मेहनत करे, है ना? फिर टॉप कर ले। 2 रास्ते हैं, तो बैलेंस्ड रास्ता कौन-सा है? पकड़े जाओगे, है ना? अगर जुगाड़ से काम करोगे तो, ऑब्वियस सी बात है, पकड़े जाने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। बट अगर आप मेहनत करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है टॉप करोगे। तो बैलेंस्ड रास्ता है ये वाला, ठीक है? तो इस तरीके से ये रैशनल एक्शन है। अगर किसी को बहुत अमीर बनना है, तो उसी हिसाब से वो काम करेगा। लॉटरी का टिकट खरीदता रहेगा, है ना? तो क्या होगा? जितने पैसे हैं वो भी चले जाएँगे और कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि लॉटरी उसकी लग ही जाए, है ना? तो बैलेंस्ड रास्ता कौन-सा है कि काम करे उसी अकॉर्डिंग, जिस तरीके से वो अमीर बन सकता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, है ना? नेक्स्ट आता है आपका वर्थ रैशनल या इवैल्यूएटिव एक्शन या मूल्यों पर आधारित क्रिया। 4 टाइप हैं, याद रखना। कभी-कभी सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने टाइप के सोशल एक्शन मैक्स वेबर ने बताए हैं। तो 4 टाइप्स के बताए हैं। ये जो मूल्यों पर आधारित वाला है, इसमें देख लेते हैं दोनों सेंटेंसेस को। ये सारे के सारे आप जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं इस पूरे वीडियो में, सबको आप इन्वर्टेड कोट्स में लिखोगे, ठीक है? कहीं पर भी लिख सकते हो। ये सारे इनके कथन हैं मैक्स वेबर के, ठीक है? तो वर्थ रैशनल या इवैल्यूएटिव एक्शन या मूल्यों पर आधारित क्रिया कैसी है? इस प्रकार की क्रिया में कर्ता किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का तर्कपूर्ण ढंग से उपयोग करने के बाद भी जिन लक्ष्यों का चुनाव करता है, वे कुछ विशेष मूल्यों से निर्धारित होते हैं। मीन्स आर चूजन फॉर देयर एफिशिएंसी बट एंड्स आर डिटरमाइंड बाय वैल्यू, ठीक है? इसमें क्या होता है कि आप जो भी गोल बनाते हो वो मूल्यों से प्रभावित होते हैं सोसाइटी के, ठीक है? जैसे आप देखो, जो काम करते हो, कोई काम गोल अपने इस वाले एक्शन के गोल तक पहुंचने के लिए, वो तो आप लॉजिकल करते हो, लेकिन वो जो आपका गोल होता है ना, वो प्रभावित होता है किससे? वैल्यूज़ से। वैल्यू फ्री नहीं होता, कंप्लीटली सोसाइटी के वैल्यूज़ से या ट्रेडिशन से प्रभावित होता है, ठीक है? जैसे झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना, बड़ों की हेल्प करना, उनका सम्मान करना, ठीक है? ये सारे जो मूल्य होते हैं, है ना? जैसे कोई भी नैतिक आदर्श का आप पालन कर रहे हो, या अपने जो किस रिलीजन से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर रहे हो, है ना? तो धार्मिक कोई अनुष्ठान में सहभाग कर रहे हो, उस तरीके की कोई चीज़ें कर रहे हो अगर, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे मतलब क्या कहेंगे, ईश्वरीय हैं, ईश्वर से जुड़ी हैं, है ना? मूल्य पर आधारित हैं। तो ये सारी क्रियाएँ जो होती हैं, इन सबको करने के लिए जो हम एक्शन लेते हैं, वो सारे क्या होते हैं? इवैल्यूएटिव एक्शन होते हैं। अब जैसे कोई इंसान है, वो डूब रहा है, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो? उसको डूबने से बचाने के लिए खुद भी क्या कर रहे हो? पानी में छलांग लगा दे रहे हो। तो क्या है वो एक्शन? लेकिन आपको मालूम नहीं कि देखो, आप बचाने के लिए कूदे हो, बट आपको पता नहीं कि आप उसको बचा पाओगे कि नहीं बचा पाओगे। यू आर नॉट कन्फर्म अबाउट इट। तो क्या है वो? आपका मूल्यों पर आधारित है कि आपका कर्तव्य है कि आपको अगर तैरना आता है थोड़ा सा भी, तो आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, जैसे आपने कोई बहुत मुश्किल में है, किसी की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है, आपकी भी उतनी अच्छी नहीं है, बट आपको लगता है कि अभी मेरे पास है जो भी थोड़ा बहुत, वो मैं इसको दे दूँगा तो इसकी जान बच जाएगी। मेरे पास हो सकता है आगे चल कर के आ जाए, बट यू आर नॉट कन्फर्म अबाउट इट ना, कि आपके पास आगे चल के उतना मनी आएगा कि नहीं कि आप सर्वाइव कर पाओ, बट आपके पास अभी जितना है वो दूसरे के लिए एफिशिएंट है ना? तो आप उसको दे रहे हो। तो ये है आपका क्या? आप सोच रहे हो कि भगवान है, पुण्य मिलेगा, ये सब सोच रहे हो ना, तो ये मूल्य हैं आपके। यही सब है, ठीक है? और क्या है नेक्स्ट? इफेक्चुअल एक्शन या भावनात्मक क्रिया क्या होता है? अब तो समझ गए ना आराम से, तो आराम से सब कुछ डिटेल से समझ सकते हो। इफेक्चुअल एक्शन भावनाओं पर आधारित क्रिया, है ना? भय, क्रोध,
घृणा, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, इन सब से अगर आप प्रेरित होकर के कोई काम करते हो, देखो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छे एक्शंस नहीं हैं, अगर आपने क्रोध से भी कोई काम किया है, ठीक है? इंस्पायर्ड बाय फ़ियर, एंगर, हेट्रेड, लव, सिम्पैथी और सैक्रिफ़ाइस, कुछ भी हो सकता है। किसी भी भावना में आकर के आप कोई काम कर देते हो, तो वो आपका इफ़ेक्चुअल एक्शन होता है। ट्रेडिशनल एक्शन क्या होता है? परंपरात्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं को करने में लक्ष्यों, इसको इन्वर्टेड कोट्स में मत लिख लेना, ठीक है? ये समझाने के लिए लिखा हुआ है। ट्रेडिशनल एक्शन क्या है? जिन क्रियाओं को करने में लक्ष्यों और साधनों का निर्धारण दोनों, देखो इसमें दोनों ही चीज़ों का निर्धारण। अभी जो हमने ऊपर वाला किया था ना, ये वाला, इसमें आपने काम जो किया है ना, जो मीन्स चूज़ किए गोल तक पहुँचने के लिए, वो मीन्स लॉजिकल हैं, बट गोल जो है वो वैल्यूज़ से प्रभावित है। बट देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, परंपरात्मक क्रिया में क्या हो रहा है, लक्ष्य और साधन दोनों का निर्धारण प्रथाओं, लोकाचारों, उत्सवों, परंपरागत व्यवहारों के आधार पर होता है। उन्हें परंपरात्मक क्रियाएं कहा जाता है। एक्टिविटीज़ इन विच द गोल्स एंड मीन्स आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स, थॉट्स, फेस्टिवल्स और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड ट्रेडिशनल एक्शन। एक बहुत इजी सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन है मैरिज का इंडियन सोसाइटी में, ठीक है? हमारे यहाँ बोला गया है कि हिंदुओं के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर बोला गया है कि जो विवाह है वो एक संस्कार है, ठीक है? हम लोग के कितने संस्कार बताए गए हैं, जितने भी हिंदूज़ हैं वो 16 संस्कार बताए गए हैं। ये भी एग्जाम में आ जाता है। 16 टाइप के संस्कार बताए गए हैं, और मैरिजेस कितनी बताई गई हैं? 8 टाइप्स की, है ना? तो फिलहाल 16 तरीके के संस्कारों में एक संस्कार होता है अंतिम संस्कार और एक संस्कार होता है कौन सा? विवाह वाला। तो हम विवाह के बारे में बात करेंगे। तो विवाह वाले संस्कार को पूरा करना ज़रूरी है, और इन 16 संस्कारों को पूरा किया तो क्या मिलेगा आपको? मोक्ष मिल जाएगा, है ना? हिंदू धर्म में लक्ष्य क्या होता है इंसान का? मोक्ष की प्राप्ति। तो अगर मान लो कोई इंसान बहुत गरीब है, ठीक है, फिर भी वो शादी करने के लिए परेशान है कि भाई शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, मतलब आपके पास इतना है नहीं कि आप किसी को अफोर्ड कर सको कि रखो और उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताओ और उसको भी आराम से खिला पिला सको और अपने बच्चों को भी पाल सको, नहीं है आपके पास उतना, लेकिन फिर भी आप शादी कर रहे हो, है ना? तो क्या है? ये ट्रेडिशनल एक्शन है, क्योंकि आपको लगता है कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा अगर हमने शादी नहीं की तो, है ना? तो ये है, आपका गोल है मोक्ष प्राप्त करना, पता नहीं है मोक्ष नाम की चीज़ किसी को, मतलब किसी ने अभी एकदम लाइव एक्सपीरियंस तो कोई बता नहीं सकता, क्योंकि वो मरने के बाद मिलता है, ठीक है? तो ये भी नहीं पता, गोल का भी नहीं पता, वो भी ट्रेडिशनल है, और जो आपने काम किया वो भी बिल्कुल इर्रेशनल था, कोई लॉजिक नहीं था उसके पीछे। ये जैसे बहुत सारे लोग हैं, सॉरी, कोई इंसान है, उसके बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सारे लड़के हैं, ठीक है? अब वो सोच रहा है कि भाई कन्यादान के बिना तो हमें स्वर्ग मिलेगा ही नहीं, कन्यादान भी तो करना चाहिए ना, एक लड़की होनी चाहिए जिसकी शादी करूँगा, है ना? तो कन्यादान वाला सुख, नहीं क्या बोलेंगे, पुण्य मिलेगा। तो अब उसके लिए वो क्या कर रहा है, बहुत सारे बच्चे होने के बावजूद वो एक लड़की के पीछे बहुत सारे बच्चे उसने कर दिए, है ना? लेकिन लड़की की वजह से, कि एक लड़की हो जाए, तो वो भी क्या है? आपका ट्रेडिशनल एक्शन हो गया, है ना? क्योंकि रैशनल तरीके से अगर हम बात करें तो भाई जितना आपका इकोनॉमिक स्टेटस है उस हिसाब से आपको रखने चाहिए। इसके अलावा हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए थोड़ा काम करना चाहिए। तो ये सारे, ये तो रैशनल तरीके हैं, बट आपने इर्रेशनल ट्रेडिशनल तरीका अपनाया कि भाई हमें एक कन्या दान वाला संस्कार पूरा करना है, ठीक है? जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। और तरीका क्या है आपका, कि एक लड़का नहीं है, आपके बहुत सारे बच्चे हैं, बॉयज़ हैं, तो उसके बाद भी आप इस चीज़ को करने के लिए परेशान हो, तो क्या है, ये आपका दोनों ही ट्रेडिशनल काम हो गया, है ना? ये सारे क्या है, हमारे परंपरा से जुड़े हुए, हमारे जो लोकाचार हैं, हमारे जो कस्टम्स हैं, उससे जुड़ कर के आप एक्शन ले रहे हो, ठीक है? तो ये सारे क्या हैं, ट्रेडिशनल एक्शन हो जाएंगे। देखो मैक्स वेबर उस ज़माने में बोलते हैं कि इतनी सारी क्रियाओं के बारे में मैंने आपको बता तो दिया, लेकिन मैक्स वेबर कहते हैं कि इस टाइम पे, मतलब उनके टाइम पे भी लोग क्या कर रहे हैं, मैंने बताया ना बहुत सारे रेवोल्यूशंस आए थे, तो वो क्या कर रहे हैं लोग,
बाकी एक्शंस को ना लेकर के प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं? रैशनल एक्शन को, है ना? लोग रैशनल एक्शन ही लेते हैं, ठीक है? और एक और बात क्लियर कर दूँ कि इतने 4 टाइप के सोशल एक्शंस बताए ना मैंने आपको, किसी में लॉजिक था, किसी में लॉजिक नहीं था, कुछ लॉजिकल थे, कुछ नहीं थे लॉजिकल। तो मैक्स वेबर कहते हैं ये सारे के सारे लेकिन हैं तो सोशल एक्शन ही, हैं तो अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल ही, तो ये सारे के सारे हमारे सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर होंगे। ये सारे सोशल एक्शन के अंदर आएंगे और ये सारे के सारे स्टडी किए जाएंगे सोशियोलॉजी के अंदर। तो ये था आपका सोशल एक्शन। इसके बाद आएगा वर्स्ट हैंड, फिर आइडल टाइप, ब्यूरोक्रेसी, ये सारे इनके हम मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगी, ठीक है, धीरे धीरे। तो चलिए बताइएगा कि कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। ओके, टेक केयर।